Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our lecture 29 on optimization. The course code is MTH 374 and it's for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 29 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Right, so last lecture में हमने क्या किया था, हमने पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ पिछले 2 लेक्चर से. आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमने पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में अभी तक 2 सिनारियोज देखे हैं. जो चेंजेस थी जो इफ़ेक्ट करती थी आपकी ऑप्टिमैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को, ठीक है, फंक्शन की जो लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करने वाली हमने चेंजेस अभी तक देखी हैं. ठीक है, हमने उन चेंजेस की बात नहीं की जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करती है. तो 2 सिनारियोज मैंने आपके सामने रखे थे. पहला केस ये था कि अगर आप एक कॉन्स्ट्रेंट और ऐड कर दें, अगर आप अपने प्रॉब्लम में जो वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जिसका आपने सॉल्यूशन ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है उसमें एक आप कॉन्स्ट्रेंट और ऐड कर दें. अगर कॉन्स्ट्रेंट ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको पूरा प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी कॉन्स्ट्रेंट को आप अपने अगर तो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है उस कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है फिर तो ठीक है. अगर नहीं कर रहा तो फिर उस कॉन्स्ट्रेंट को उसका जो आपके पास स्लैक वेरिएबल आएगा उसको एज अ कॉलम इंक्लूड कर दें और उस कॉन्स्ट्रेंट को एज अ रो इंक्लूड कर दें और उस स्लैक वेरिएबल को आप बेसिक वेरिएबल रखें. अगर तो आपका सॉल्यूशन ज़ाहिर है फिजिबल नहीं है तो फिर आपने उस स्लैक वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल्स में से निकालना है और कोई और इंक्लूड करना है. अगर आपके लेट्स से x7 वो स्लैक वेरिएबल है उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, वो लीविंग वेरिएबल है. एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, आप उसकी रो में देखें जो उसमें से वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना वो आपका लीविंग वेरिएबल होगा. तो आप ये एक आइट्रेशन करेंगे ना, एक कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास दोबारा से सोल्यूशन फिर ऑप्टिमल हो जाएगा. ठीक है, ये आपके पास है अगर आपके पास कॉन्स्ट्रेंट ऐड हो रही है. दूसरा हमने सिनारियो कौन सा डिस्कस किया था, अगर आपकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनकी राइट हैंड साइड अगर चेंज हो जाती है फिर क्या करेंगे. अगर राइट हैंड साइड चेंज हो जाती है, अगर आप राइट हैंड साइड को लेट्स से इंक्रीज करते हैं तो आपने ये देखना है कि आपका इन्वर्स मैट्रिक्स जिसको हम कह रहे हैं, आपने जो नई राइट हैंड साइड है उसको इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी नए ऑप्टिमल टेबल की. ठीक है, आसान है, सिंपल है. अगर तो आपके पास वो जो राइट हैंड साइड आती है ऑप्टिमल टेबल की वो कंसिस्टेंट आपको सॉल्यूशन दे रही है फिर तो ठीक है, आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है. अगर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो फिर आप क्या करेंगे, वो वाला वेरिएबल जो आपको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं दे रहा उसको आप अपने बेसिक वेरिएबल्स में से निकालेंगे और कोई और बेसिक वेरिएबल बनाएंगे. तो वो आपका लीविंग वेरिएबल होगा. एंटरिंग वेरिएबल फिर कौन सा होगा, वो उसी रो में देखें कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव है. जिस वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव है वो आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा और ये वाला वेरिएबल जो आपको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं दे रहा जिसकी वैल्यू लेट्स से नेगेटिव आ रही है तो वो वाला आपका लीविंग वेरिएबल होगा. तो आपने बेसिक वेरिएबल्स में एक वेरिएबल चेंज किया तो आपके पास दोबारा फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब इसमें 2 चेंजेस और रहती हैं जो आप कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं. पहली चेंज सिंपल थी ना, पहली चेंज मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स को चेंज कर लें. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे, उससे क्या होगा, उससे हमने देखना है क्या होगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो गया, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. दूसरा सिनारियो क्या है, दूसरा सिनारियो यह है कि आपने कोई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं. मतलब ये कि आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे ना. तो मतलब अब आपने जो नई प्रोडक्ट लॉन्च की है उसके अकॉर्डिंगली भी आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिकली जो चेंजेस हैं उनको भी एड्रेस किया जा सकता है पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस से. मतलब ये कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम फाइंड कर चुके हैं, अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हम ये एनालिसिस कर रहे हैं और हमारे वही जो सोल्यूशन का ऑप्टिमल टेबल होता है उसी के ऊपर डिपेंड करते हुए हम अपने नई वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं. हम दोबारा से पूरा सिंप्लेक्स मेथड कैलकुलेट नहीं कर रहे,
बल्कि वो जो हमने ऑप्टिमल टेबल बनाया हुआ है उसी को दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है इसका। ठीक है, तो अब हमने इस सिनारियो को आगे लेके चलना है। एग्जाम्पल आपको पता है हम कौन सी कर रहे हैं, ये टॉयको कंपनी है, उसने वो 3 तरह की आपको पता है प्रोडक्ट्स बना रही है, 3 तरह के टॉयज बना रही है, ट्रेन, ट्रक्स और कार्स उनको कह रहे हैं हम। और असेंबली टाइम 3 मशीनें हैं, उनका असेंबली टाइम ये है, और हर मशीन का कुछ ना कुछ टाइम जो है वो हर टॉय के ऊपर लग रहा है। और फिर जो सेलिंग प्राइस है वो भी हमें पता है, $3 की आप ट्रेन सेल कर रहे हैं, $2 का ट्रक सेल कर रहे हैं और $5 के आप कार सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके बेसिकली रेवेन्यूज़ इसके मैक्सिमाइज करने हैं आपने। ठीक है, ये आपने प्रॉब्लम है, ये इसका आपको पता है, ये इसका मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल ये बनेगा। और फिर उसके बाद ये ऑप्टिमल टेबल है इसका। सही है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। इससे आगे फिर हम अब स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें कोई और चेंज करेंगे हम तो उससे क्या होगा, आपको ये भी याद रखना है कि x1, x2, x3 ओरिजिनल वेरिएबल हैं प्रॉब्लम के, x4, x5 और x6 जो हैं ये स्लैक वेरिएबल्स हैं। तो स्लैक वेरिएबल x6 जो है वो बेसिक वेरिएबल भी है और 20 उसकी वैल्यू आ रही है, और x2 और x3 दोनों जो हैं वो ओरिजिनल वेरिएबल्स में से बेसिक वेरिएबल बने हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। पहला केस क्या था जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, कांस्टेंट एक ऐड करनी है। अगर तो कांस्टेंट आप ऐसी ऐड करें जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये इस तरह की कांस्टेंट है, तो फिर ये कांस्टेंट जो ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन का सोल्यूशन है वो इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कांस्टेंट ऐसी होती जिसको आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, आपने फिर इसका जो स्लैक वेरिएबल है वो इंक्लूड करना है टेबल में, ऑप्टिमैलिटी टेबल में, फाइनल ऑप्टिमल टेबल जो आपके पास आया हुआ था उसमें, और ये कांस्टेंट भी एज अ रो इंक्लूड करनी है, और वो वेरिएबल बेसिक के तौर पर लेंगे। अगर वो नॉन फिजिबल सोल्यूशन दे रहा है फिर उसको आप बेसिक वेरिएबल में से लीव कराएंगे, और वेरिएबल एंटर कौन सा होगा, इस कांस्टेंट की रो में जो वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। उससे पहले आपको ज़ाहिर चेक करना पड़ेगा कि ये जो टेबल है, जो आप हमारा ऑप्टिमल टेबल है, उसकी कंडीशंस को आपका जो रिजल्टिंग टेबल है वो सेटिस्फाई करता हो। तो बेसिकली आपने लास्ट रो में बेसिक वेरिएबल्स के नीचे इसकी x7 रो में भी 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है। तो उससे कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, वो नेगेटिव वैल्यू आपने देखनी है कौन सी है। ओके, चेंजेस इन द राइट हैंड साइड हमने किया। चेंजेस इन द राइट हैंड साइड क्या हमने डिस्कस किया था कि वो कहते हैं आपका जो प्रोडक्शन असेंबली टाइम है मशीन्स का, मशीन 1 और मशीन 2 और मशीन 3, उसको 40% हमने इंक्रीज कर दिया। 40% अगर इंक्रीज करेंगे तो पहले वो 400 के अराउंड था, अब 602, 644, 588, तो सब के टाइम जो है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ गई ना, हम ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेट कर सकते हैं मशीन्स को। तो इसको हमने सॉल्व किया था, तो इससे भी हमें पता चला था कि रेवेन्यूज़ जो हैं हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। $1890 पे हमारा ऑप्टिमम चला गया था, जो अभी शायद 1350 या कुछ इस तरह डॉलर्स पे हमारा ऑप्टिमम है, 1350 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसमें करना सिंपल है, कुछ भी नहीं। जो आपने नई राइट हैंड साइड ये बनाई ना 602, 644, 588, इसको इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, इसके बिहाइंड मैथमेटिकल क्या चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, हम सिर्फ एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ों की बात करें, मेथड हम लर्न करें, लेकिन इसके बिहाइंड बहुत अच्छा मैथमेटिक्स वर्क कर रहा है, लीनियर अलजेब्रा भी काफ़ी है इसके बिहाइंड। ठीक है, ये हो गया। तो राइट हैंड से साइड चेंज हुई है, तो हम जो राइट हैंड साइड दोबारा कैलकुलेट कर लें, बेसिक सोल्यूशन, बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू दोबारा राइट हैंड साइड पे बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू होती है ना बेसिकली, उसको दोबारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हमने दोबारा कैलकुलेट कर ली। तो अगर तो ये वाला आपको फिजिबल सोल्यूशन दे रहा है तो बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लें कि ये जो वैल्यूज़ आपके पास राइट हैंड साइड पे अभी आई हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं, लेट्स से इस केस में x2, x3 और x6 हैं, उसकी जो वैल्यूज़ आई हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमा क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे बस, अगर ये फिजिबल सोल्यूशन है। अगर ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, इसकी में कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो फिर इसको इस राइट हैंड साइड को आप टेबल में रखेंगे और जिसकी वैल्यू नेगेटिव आई उसको बेसिक वेरिएबल से आप निकाल देंगे। तो बेसिक वेरिएबल से जब आप निकालेंगे तो कोई और वेरिएबल उसकी जगह आ जाएगा, तो फिर दोबारा आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिनारियो है। अब नेक्स्ट हमारे पास आज का नया टॉपिक क्या है, चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये चेंज सबसे ज़्यादा अकर करती है शायद, क्योंकि इस चेंज में बेसिकली कंपनी का कोई खर्चा नहीं हो रहा होता। बाकी सब चेंजेस अगर करनी हो ना तो उसमें कुछ ना कुछ कंपनी का डिसीजन लेना होता है, इफ़ेक्ट पड़ते हैं काफ़ी। लेकिन ये है कि आप प्राइस बढ़ा दें, प्राइस कम कर दें। तो अगर प्राइस कंपनी बढ़ा देती है तो उसमें एज सच उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस जो एक्सपेंसेस हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। पैसे जो आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि टॉय को नई प्राइसिंग पॉलिसी देता है। इस केस में उन्होंने प्राइसेस कम किए हैं। कम इसलिए किए हैं कि कोई और कंपनी मार्केट में आ गई है जो उनको कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है, और वो रेवेन्यू, वो भी यही 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ट्रेन, ट्रक्स और कार्स बना रहे हैं। पहले वो कहते थे नहीं हमने कार को $5 में सेल करना है, अब वो कहते हैं नहीं $4 में भी सेल हो जाए अगर तो ठीक है, क्योंकि वो दूसरी कंपनी $4 में सेल कर रही है तो हम भी $4 में सेल करने अगर कर लें तो ठीक है। तो उन्होंने नई प्राइसेस दी हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। ट्रेन अब $2 की वो सेल करेंगे, जो उनकी ट्रक है वो $3 का सेल करेंगे, और $4 की वो कार सेल करेंगे। ठीक है, अब ये अगर चेंजेस आ जाएंगी तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन नया जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल है ना। x1 को हमने ट्रेन के लिए कहा था, x2 हमने ट्रक के लिए कहा था, और x3 कार के लिए कहा था। तो ये सिंपल यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं, अब इससे चेंज कहाँ पे होती है, सिर्फ z वाली रो में होती है ना, बाकी सारा टेबल तो चेंज नहीं होता। तो z वाली रो में जो चेंजेस आती हैं, अगर जो फाइनल ऑप्टिमल टेबल है वो उसकी जो z रो हम किसी तरह ओरिजिनल से कैलकुलेट कर सकें बाकी पूरे टेबल को चेंज किए बगैर, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट होगा इस सेंस में कि अब बाकी जितनी भी हमने कैलकुलेशंस की हैं सिंप्लेक्स टेबल के ऊपर वो हमें नहीं करनी पड़ेंगी। और लकीली हम ये कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते होते तो हमें ये वैल्यूज दोबारा रख के पूरे का पूरा टेबल दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता, जो कि काफ़ी पेनफुल एक्सरसाइज हो जाती। तो अब ये हमारे पास ये फिर से मैं दोबारा कुछ कंप्यूटेशंस कर रहा हूँ, ये आपने इनको माइंड में रखना है, ये कैसे हो रही है इनको याद भी रखना है। ये कंप्यूटेशंस बेसिकली डुअल प्रॉब्लम और ओरिजिनल प्रॉब्लम के आपस में जो रिलेशंस हैं उनसे आ रही हैं। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल मैं फिर प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको इतनी मैथमेटिकल, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इनको कैलकुलेट कैसे करना है। तो आपने इसकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, उसको इससे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ना कि ये कि इसकी मैथमेटिक्स बिहाइंड क्या है। तो अगर हम मैथमेटिक्स करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन हमने इसको सिंपल एप्लीकेशन ओरिएंटेड रखा हुआ है। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस एप्लीकेशन के इस एग्जांपल के ऊपर इसको कैसे अप्लाई करेंगे तो ये हम देखेंगे। ओके, सो आपको ये पता है कि आपके बेसिक वेरिएबल्स क्या है ना, इस प्रॉब्लम के अभी तक जो ऑप्टिमल प्रॉब्लम है इसके बेसिक वेरिएबल्स आपके पास थे x2, x3 और x6। ठीक है, ये तीनों आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं। ओके, सो अब ये बेसिक वेरिएबल्स अगर आप इसमें इसको देखें तो ये यहाँ पे आप देख लें बेसिक वेरिएबल्स आपके क्या थे। इसका ये सोल्यूशन था, x2, x3 और x6 आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसके नए ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स जो हैं बेसिक वेरिएबल्स के लिए ये देखें, x2 का कोफिशिएंट 3 है ना, और x3 का कोफिशिएंट है 4 और x6 का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल्स के नए ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखें कि इन कोफिशिएंट्स को हमने इवैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है, और देखना है कि अब इनकी जगह हम जो ऑब्जेक्टिव रो है, जो आपकी z वाली रो है, उसमें इसकी जगह क्या रखेंगे। तो इसके लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये y1, y2, y3, ये डुअल जो इसका प्रॉब्लम है उसको मुझे लेके जाना पड़ेगा उसके अंदर। इसको ये जो प्रॉब्लम है इसका डुअल प्रॉब्लम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो
उसका डुअल प्रॉब्लम से कुछ वैल्यूज मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा और उसको अपने ओरिजिनल टेबल में पुट करूंगा, तो मेरे पास टेबल ऑप्टिमल हो जाएगा। अब ये y1 y2 y3 इसके डुअल वेरिएबल्स हैं। क्या है ये? y1 y2 y3 इसके डुअल प्रॉब्लम्स के वेरिएबल्स हैं। तो अगर डुअल प्रॉब्लम इसका आप देखना चाहें तो वो इतना मुश्किल नहीं है, आपके लिए हमने बनाया था ना ये डुअल प्रॉब्लम। तो हमारा ये जो फंक्शन है ये चेंज हो चुका है ना, ये वाला फंक्शन है हमारे पास 2 3 4 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए आपको कैलकुलेट कर दूँ ये डुअल इसका प्रॉब्लम का, ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो हमें इतना इश्यू ना हो। इसका डुअल प्रॉब्लम मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो 1 2 1 4 30 है ना, पहला 1 2 1 4 30, ठीक है। 1 2 1 4 30 ये पहली कांस्टेंट हो गई। दूसरी कांस्टेंट क्या थी? 3 0 2 460, 3 0 2 460, ठीक है। और थर्ड कांस्टेंट है आपके पास 1 4 0 420, 1 4 0 420। और फाइनली ये जो आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये क्या है? 2 3 4 नहीं, ये 2 3 4 है और यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप बनाएंगे ना तो ये कांस्टेंट्स आपकी बन जाएंगी y1 प्लस 2y2 प्लस क्या आएगा? y1 सॉरी 3y2 आएगा, ये y1। इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर कांस्टेंट्स लिखेंगे, लेकिन आप कॉलम वाइज लिख लें। 3y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बेसिकली हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या कांस्टेंट आएगी? 2y1 प्लस 4y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और फिर इसके बाद कांस्टेंट क्या आएगी? y1 प्लस 2y2 प्लस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कांस्टेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके लिए, इसको आप कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से ये वेरिएबल्स हैं y1 y2 y3, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ? ये जो ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स है ना, इन नए जो बेसिक वेरिएबल्स के लिए आ रहे हैं 3 4 और 0, x1 को तो हम काउंट नहीं कर रहे ना, तो ये 3 4 और 0 आपने लेना है और इसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। इन्वर्स आपको पता है, अब तो होपफुली आपको याद हो गया होगा। इन्वर्स यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, इन्वर्स, ये वाला इन्वर्स है इसका। तो ये 1/2 माइनस 1/4 0 है, और आपको पता है बाकी वैल्यूज भी 1/2 माइनस 1/4 और 0 0 है, हाफ है, 0 है, और शायद 2 1 1 है, -2 1 1 है, ठीक है। तो ये है -2 और ये 1 है और ये 1 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें ज़रा, फिर देखें क्या होता है। 3 टाइम्स 1/2 ये 3/2 आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 इंटू बाकी ये 4 इंटू 0 और ये 0 हो जाएगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा -3/4 प्लस 4/2, -3/4 प्लस 4/2, सो प्लस 2 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 8/4, तो ये 5/4 आ जाएगा। 3/2 5/4 और ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये y1 y2 y3 की वैल्यूज़ हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये y1 y2 y3 की वैल्यूज़ मैंने क्यों कैलकुलेट करनी है? अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का पर्पज़ ये है, मकसद ये है कि इनसे मैंने इन y1 y2 y3 की वैल्यूज़ से मैंने z रो कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। z रो कोफिशिएंट्स किसके फाइंड करने हैं? Z row coefficients are determined by the difference between the left hand right hand side of dual constraints। तो इन ये जो dual constraints है ना, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आपस में जो डिफरेंस होता है उससे आप बेसिकली ये कॉन्स्टेंट, ये मतलब आपने बनानी है। ये जो वैल्यूज आपने Z रो कोफिशिएंट्स जो डिटरमिन करने हैं, जो आपके ऑप्टिमल टेबल के होंगे, वो इससे आपने डिटरमिन करने हैं। ओके, सो आपने Z रो कोफिशिएंट्स डिटरमिन करने हैं। अब आप ये देखें कि अगर आपका ऑप्टिमल टेबल है, ये आपका ऑप्टिमल टेबल है, तो Z रो में कोफिशिएंट्स किस किस का आपने डिटरमिन करना है? x1 का आपको चाहिए, x4 का और x5 का चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों बेसिक वेरिएबल्स हैं।
अगर जब भी आपके पास बेसिक वेरिएबल्स होगा तो जेड रो में उनके लिए 0 आना चाहिए। अगर जेड रो में उनके लिए 0 नहीं आ रहा तो ये फिर कभी भी बेसिक वेरिएबल्स नहीं होंगे और आपका ऑप्टिमल टेबल ठीक नहीं है। तो अब ये जो 0 कोफिशिएंट्स हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये आप जो मर्जी ऑपरेशंस करते रहें, आपने ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये आप चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये आप 0 हो गए हैं। तो ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये कभी भी आप चेंज नहीं होंगे, ये 0 ही रहेंगे। तो इसका मतलब आपने कोफिशिएंट्स 3 ही कैलकुलेट करने हैं। x1 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, x4 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है और x5 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप देखें ये डुअल प्रॉब्लम मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है। इसमें ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो पहले वाली है इसको आप यूँ समझे कि ये x1 के लिए कॉन्स्टेंट है, ये वाली आप यूँ समझे सेकंड कॉन्स्टेंट है, ये x2 के लिए, ये x3 के लिए, फिर x4 और x5 के लिए एज सच कॉन्स्टेंट्स नहीं है, अनलेस कि आप ये कहना चाहें कि y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जो x1 है वो करस्पॉन्ड कर रहा है फर्स्ट कांस्टेंट से। तो मैंने x1 को कैसे कैलकुलेट करना है, इस कांस्टेंट की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डिफरेंस आएगा वो मेरा x1 होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डिफरेंस आएगा वो x1 होगा। अब वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंस है वो है y1 प्लस 3y2 प्लस y3 माइनस 2। ठीक है, अब ये डिफरेंस आप चेक करें, y1 y2 y3 आपने कैलकुलेट किया ना, वो हैं 3/2 5/4 और 0। ये आपने भी कैलकुलेट किए 3/2 5/4 और 0। ये आप इसमें रखेंगे और देखेंगे आपके पास x1 क्या आ जाता है। ओके, तो जब आप वैल्यूज इसमें रखेंगे तो वैल्यूज इसमें रखने से क्या आएगा, 3/2 प्लस 3 इंटू 5/4 प्लस y3 तो 0 हो जाएगा ना, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करें, इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 6 प्लस 15 माइनस 4। तो ये इसको आपने किया तो ये आ जाएगा 15 प्लस 2 बेसिकली आ जाएगा 17/4 आ जाएगा। ठीक है, x1 ये आएगा ना 17/4। अब x2 तो आपने कैलकुलेट नहीं करना ना, वो 0 आएगा। x3 आपने कैलकुलेट नहीं करना। x4 अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये x2 की इक्वेशन है, ये x3 की है, ये x4 की इक्वेशन क्या आ रही है, x4 आ जाएगा बेसिकली y1 माइनस 0। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, y1 क्या है 3/2, x5 क्या आ जाएगा, x5 की इक्वेशन है y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y2 माइनस 0 बेसिकली हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसके लिए आपके पास आएगा 5/4। तो ये आपके पास x1, x4 और x5 ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। आपके पास जो z रो है उसके कोफिशिएंट्स मुझे मिल गए 3/2 5/4 और 0, सॉरी 17/4 3/2 और 5/4 ये मैंने कैलकुलेट किए। अगर अब इनको मैं अपने ऑप्टिमल टेबल में रख दूं तो फिर मैं देखता हूं मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। अगर तो मेरा सोल्यूशन अब भी ऑप्टिमल है तो फिर ठीक है, मैंने मतलब जो चीज़ें मैंने की हैं वो ठीक की हैं और आपका जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वो इस केस में भी ऑप्टिमल रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे ऑप्टिमैलिटी चेक करनी पड़ेगी और जहाँ पे भी ऑप्टिमैलिटी वायलेट हो रही है उसको मैं फिक्स कर दूंगा, तो मेरे पास बाकी चीज़ें फिर दोबारा से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसका मैं टेबल बनाता हूँ और इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं। ओके, सो ये वैल्यूज आ रही है, सॉरी ये यहाँ पे ये वैल्यू 8 आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये 13 हो जाएगा। सॉरी ये 4, कैलकुलेशन सिंपल, इतना मसला नहीं है, आपने मेरे से पहले ये कर लिया होगा। ओके, ये अब मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज हैं, इनको मैंने अपने टेबल में पुट करके देखते हैं। टेबल में पुट करें आप तो ये आपका टेबल है, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इसमें x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है। ठीक है, जिस तरह भी आप रखना चाहें, टॉप पे z को रखना है या बॉटम पे रखना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर z को आप टॉप पे रखते हैं तो आपने अभी वैल्यूज फाइंड की हैं, x1 की 13/4, ये 13/4 आ रही है। x2 बेसिक है, ये 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए,
x4 की 3/2 है, ये 5/4 है, ये 0 होनी चाहिए, और ये वही है जो पहले थी 13, ये वैल्यू हम अभी लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास आएगा, बाकी वैल्यूज़ लिखें, -1/4 1 0, 1/2 -1/4 0। अच्छा, अगर मैं ये वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल नहीं लिखता, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ x2 x3 और x6, ये मैंने तीनों लिख दिए। अगर मैं ये वैल्यूज़ नहीं लिखता लेट्स से, तो और यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ये x2 क्या था 100 था ना, ये गालिबन 230 था और ये 20 था, 100 230 एंड 20। ये वेरीफाई कर लें, सही। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आ रही हो इस टेबल के अंदर, लेकिन वैल्यूज़ तो ये इंपॉर्टेंट है ना ऑप्टिमैलिटी चेक करने में, z वाली रो हम चेक करते हैं। तो इस z वाली रो में देखें कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं नज़र आ रही आपको, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ये वाला कोफिशिएंट जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ये बात ही बात है, ये हमने कैलकुलेट करना है अभी, लेकिन ये जो सोल्यूशन अभी पहले से था प्रॉब्लम का, वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये जो नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने दी है वो थी कि 2x1 + 3x2 + 4x3। ठीक है, ये जो नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दे रहे हैं 2x1 + 3x2 + 4x3, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, और नई स्ट्रेटेजी है ये प्राइस ये होनी चाहिए। अच्छा, ये पहले हमें जो रेवेन्यू मिल रहा था वो $1350 था। अब इसको ज़रा पुट करके देखें, यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, ये इसी से आपका मैक्सिमम रेवेन्यू आएगा। तो इसका मैक्सिमम रेवेन्यू अगर इससे आ रहा है तो 2 × 100 + 3 × 230 + 4 × 20, तो ये ऐड करें ज़रा, ये आ जाता है 200 प्लस 600 690 आएगा शायद, 90 + 80, ठीक है। तो ये आ जाता है बेसिकली 7890, और फिर ये आ जाता है 890 और +80, ये आएगा ना 970, ठीक है। ओके, सॉरी, हमने प्रॉब्लम कर दी, ऑफ कोर्स। प्रॉब्लम हमने क्या की है, प्रॉब्लम हमने ये किया कि x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, x1 की वैल्यू 0 है, 2 × 0 + 3 × 100 + 4 × 230, ये बेहतर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा प्लस 800 920 आ जाएगा, ये 1220 आ जाएगा। अब ये देखें, ये इससे तो आपके रेवेन्यूज़ कम हो गए, इसका मतलब ये जो नई आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दी है ना, ये ठीक नहीं है, इससे रेवेन्यूज़ आपके बहुत कम हो रहे हैं और सोल्यूशन वही ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज नहीं हो रहा। प्रोडक्ट्स आप उतनी बना रहे होंगे, इतनी कैपेसिटी रहेगी, आपकी प्राइसेस कम हो गई हैं, प्राइसेस आपने कम किए हैं तो आपके रेवेन्यूज़ कम हो गए, इन एंड आपको लॉस होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप कंपनी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये प्राइसेस अपनी प्रोडक्ट्स की ना दें। अगर आप ये वाली प्राइसेस देंगे प्रोडक्ट्स की तो आप मनी लूज़ करेंगे, और अगर आप पैसे ज़ाहिर लूज़ करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप ये वाली प्राइसेस मार्केट में लॉन्च ना करें। तो आप कौन सी प्राइसेस लॉन्च करें, फिर आप कंपटीशन को भी मीट करना ना। कंपटीशन को मीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कंपनी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि मतलब अब बाकी अगर आप चांस देंगे कंपनी को, दूसरी कंपनी को जो आपकी कंपेटिटिव कंपनी है, तो फिर वो तो मार्केट में अपना शेयर बना लेंगे बहुत ज़्यादा, और आपका शेयर मार्केट में कम हो जाएगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स महंगी हैं, उनकी प्रोडक्ट्स सस्ती हैं। तो इसलिए आपने फिर कोई और स्ट्रेटजी ढूंढनी है। अब उन्होंने प्राइसेस जो है ना, कंपनी की एक और प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम लेके आए हैं, वो वाली ठीक नहीं थी, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम अब कहते हैं कि आप जो ट्रेन्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ा दें, $6 कर दें आप प्राइसेस। जो आपकी कार्स हैं ना उनकी प्राइसेस कम करें, प्राइसेस कम करें, उनकी प्राइसेस $1 कम की $4 होगी, और जो आपके ट्रक्स हैं उनकी प्राइसेस आपने फिक्स रखी है ना, जो आपके ट्रक्स हैं उनकी प्राइसेस भी $1 बढ़ा दी हैं। तो आपकी जो ट्रेन है उसकी प्राइसेस आपने $3 बढ़ा दी है, जो आपके ट्रक हैं उसकी
प्राइस $1 बढ़ा दिया है, लेकिन अपनी जो कार है जो सबसे आपका ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है उसकी प्राइस आपने $1 कम कर दी है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा मार्केट में, ये हमने देखना है अभी। अब ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाए तो अब इस केस में फिर आपका इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के केस में आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, जो आपका गिवन सोल्यूशन है वही ऑप्टिमल है या फिर जो आप कोई और सोल्यूशन फाइंड करेंगे वो वाला सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा, तो इसके बारे में हमने देखना है। अब सबसे पहला काम जिस तरह लास्ट टाइम हमने कंटिन्यू किया था उसी तरह कंटिन्यू करेंगे ना। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आएगी, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने आपके जो बेसिक वेरिएबल्स हैं x2, x3 और x6, इसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, अब इसके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 3, 4 और 0। कोफिशिएंट्स वही है ना, इनके कोफिशिएंट्स चेंज नहीं हुए जो बेसिक वेरिएबल्स हैं आपके। अच्छा, अगर बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स आपके पास चेंज नहीं हुए हैं तो अब आप क्या करेंगे, अब आप y1, y2, y3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे, y1, y2, y3 की वैल्यूज फाइंड करें। वो वैल्यूज आप फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड होंगी, वो होगी आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे 340 को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 340 और इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इनवर्स, यहाँ पे हमने लिखा था इनवर्स है 1/2 -1/4 0 और आगे बाकी वैल्यूज़ भी आपको पता है 1/2 -1/4 0 0 1/2 0 और फिर इसके अलावा क्या था -2 1 1, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सही है। अब इसके लिए जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी, जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी, वो आपकी वैल्यू यही आ जाएगी ना, जो पहले आई थी बेसिकली 3/2 और 5/4, ठीक है, और 0। ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, फिर से x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसके अलावा आपने कैलकुलेट करनी है x4 और x5 की वैल्यूज़। ठीक है, x4 और x5 की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे चेंज जो होगा ना, वही डुअलिटी, आप डुअल प्रॉब्लम जो हमने कैलकुलेट किया ना उसमें चेंज होगा, ये लास्ट कॉन्स्टेंट्स चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया था 3 था, यहाँ पे 4 था। तो बेसिकली पहली कांस्टेंट आपकी चेंज हो रही है। पहली कांस्टेंट आपकी बनेगी अब y1 + 3y2 + y3। तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y1 + 3y2 + y3, ये है ना, y1 + 3y2 + y3 -6 हो जाएगा ये। ठीक है, -6 आ जाएगा यहाँ पे। तो -6 आने से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम देख लेते हैं। ये y1 की वैल्यू है 3/2 + 3 × 5/4 -6, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू आपके पास 6 + 15 -24/4। तो इसको देखें आप, ये आ जाएगा 21, ये -3/4 आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा डेंजर का सिग्नल है कि ये वैल्यू -3/4 आ गई है। अच्छा, अगर ये वैल्यू -3/4 आ गई है और फिर x2 और x3 और x4 और x5 तो आपके पता है ना क्या है, यही आ जाएंगे, 3/2 आ जाएगा और x5 आपके पास आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें लग रहा है कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको टेबल में पुट करना है और वही यूजुअल हमने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं अपने। टेबल में पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमें मिलेंगी यहाँ से। ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे जो लिखूँगा वो हैं, यहाँ टॉप पे z लिखता हूँ, यहाँ पे x2 फिर x3 और x6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x1 x2 x3 x4 x5
x6 और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। चलें, अगर मेरे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैंने z वाली रो सबसे पहले फिल करनी है। तो x1 मेरे पास आया है -3/4, ये -3/4 आया, ये बेसिक वेरिएबल है, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। x4 मेरे पास है 3/2, ये 5/4 है, ये 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड के बारे में अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या आती है। अच्छा, चलें आगे चलते हैं थोड़ा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये करना पड़ेगा कि बाकी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड करनी है। बाकी वैल्यूज़ इसमें कैसे इंक्लूड होंगी, उसको फिर ओरिजिनल टेबल से देखना पड़ेगा बाकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ कोई कैलकुलेशन करनी है तो सारी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। सो -1/4 1 0 1/2, -1/4 1 0 1/2, और फिर मेरे पास और क्या आ रहा है, -1/4 0 और 100। ओके, चलें यहाँ भी लिख देता हूँ -1/4 0 और 100, ठीक है। ओके, ठीक है, ये आ रही थी। ओके, सही है। 3/2 0 1 0, 3/2 0 1 0, ये वैल्यूज़ मुझे पता है वहाँ पे भी लिखनी है। चलें अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, इसको भी फिल कर देते हैं। 1/2 0, ठीक है, इतना हमें फिर पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 1/2 0, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद है 3/2, ये हमने कर लिया। 2 0 0 -2 1 1, 2 0 0 -2 1 1, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ रखें, यहाँ पे ये वैल्यू आपने बाद में फाइंड की थी, ये 12 20 आ रही, ठीक है। अब इस टेबल को मैंने यहाँ फिल करना है, -1/4 1 0, -1/4 1 0, ये है -1/4 1/2 -1/4 1/2 -1/4 0, ये भी मुझे पता है 0 1/2 0 है, ये भी मुझे पता है -2 1 1 है, और ये भी मुझे पता है यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है, x2 की वैल्यू है 100, ये वैल्यू है 230, और ये वाली वैल्यू है 20, ठीक है। अच्छा, चलें अब बाकी वैल्यूज़ भी फिल कर लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ हैं 3/2 0 1 और 2 0 0, 3/2 0 1, 3/2 0 1 और 2 0 0, ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मैक्सिमा का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं है ना, ये वाला सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ओके, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमल वैल्यू आप कैलकुलेट, ये वाली वैल्यू इस वक्त करंट जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये वही पुरानी वैल्यूज़ हैं। x2 100 है, ये 230 है, लेकिन फंक्शन आपका है, फंक्शन z है 6x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लें यहाँ क्या लिखना है। तो इस x1 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8, ये 920 हो जाएगा ना, तो ये 1220 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं है, ये याद रखिएगा। ऑप्टिमल इसलिए नहीं कि यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब इसको ऑप्टिमल बनाने के लिए आपको वही सिंप्लेक्स मेथड है ना यूजुअल, कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जो सिंप्लेक्स मेथड हम यूजुअल लगा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये वाला वेरिएबल क्या होगा, ये एंटरिंग वेरिएबल होगा, ठीक है, ये एंटरिंग है। लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा, लिविंग वेरिएबल आप देख लें क्या कौन सा होना चाहिए। लिविंग वेरिएबल आपके पास आएगा इनको डिवाइड करके, तो ये 100 को -1/4 ये नेगेटिव आएगा, ये हम इंटरेस्टेड नहीं है। 230 को डिवाइड करेंगे आप 2/3 से, तो ये भी वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी। लेकिन 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे ना 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू स्मॉलर है,
तो जो स्मॉलेस्ट रेशियो है वो वाला लीविंग वेरिएबल होता है, ठीक है, ये वाला लीविंग वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल को यहाँ कंबाइन करूँ तो यहाँ टेबल बनेगा जो आपका ऑप्टिमल हो जाएगा, आई होप। वो है बेसिक, ये हैं वेरिएबल्स, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, ठीक है, और राइट हैंड साइड। ओके, अब यहाँ पे आप इसको रखेंगे, ये वाला आपका पिवट एंट्री होगी ना, फिर ये लीविंग, ये वाली पिवट एंट्री होगी। तो अब इस पिवट एंट्री को आपने क्या करना है, 1 करना है, और इस में बाकी जो आपने वो 0 करना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब z है, x2 है, x3 है और x1 है, ठीक है, और x6 जो है ना वो वेरिएबल वापस चला गया। तो ये यहाँ कैसे होगा, ये यहाँ पे इसको 1 करना है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 10 रह जाएगा आपके पास, x1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको ये -3/4 वाली वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको 0 करना है ना, ये -3/4 यहाँ लिख लें, इसके साथ यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, ये 3/2 है, 5/4 है, 0 है, और फिर इसके साथ आ रहा है 1220, ठीक है। अच्छा, अब 1220 आपने इसमें रखा, तो अब इस रो से इसको 0 करना चाहें, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, 3/4 0 0 -3/4 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3/8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी 3/8 हो जाएगा, और 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30/4 हो जाएगा, ठीक है, 30/4। चलिए, अब इसको आपने ऐड किया इसमें, तो ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2 - 3/4 क्या आएगा, 3/2 - 3/4 आएगा 6 - 3/2, सो 3/2 आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 3/2 बचा। 5/4 + 3/8 क्या आ जाएगा, 5/4 + 3/8 आ जाएगा 8, और 10 + 3 13/8 हो जाएगा, ठीक है, 13/8, और ये 3/8 हो जाएगा, और 1220 + 30/4 ओके, ठीक है। तो ये 15/2 है, तो ये 7.5 बेसिकली हो जाएगा, 1220 + 7.5, तो ये क्या हो जाएगा, 1227.5। ओके, सो ये मेरे पास रो आ गई है, ये 1227.5 आ रहा है। अच्छा, अब ये है 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, ये 3/2 हो गया, ये 13/8 हो गया, और ये हो गया 3/8, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ बाकी भी कैलकुलेट करें प्लीज़। ये वाली 2 वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 215, और ये वाली आएगी 102.5। तो अब इसका मतलब है ये नया सोल्यूशन है ना, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। एग्जैक्ट की रो को आप देख लें, आप बेसिक वेरिएबल के नीचे सब 0 हैं, बाकी सब पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि ये जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, इन वैल्यूज़ के अंदर 1227.5 जो है वो आपका प्रॉफिट, जो रेवेन्यूज़ हैं, ये वाली जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उससे। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 10 आप ट्रेन्स बनाएं, 215 जो है आपकी कार्स बननी चाहिए, और 102.5 बेसिकली 102 कर लें या 103 कर लें, 102 लेट्स से आपकी बननी चाहिए। अगर 102 आप बनाएंगे ट्रक्स, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो आपका रेवेन्यू अभी भी जनरेट हुआ है वो पहले वाले रेवेन्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये वाला स्ट्रेटजी रिकमेंड करी कि आप तीनों तरह के यूनिट्स बनाएं,
लेकिन पॉइंट ये है कि ये वाली इस स्ट्रेटजी में भी आपके पास रेवेन्यूज कंसिडरेबली कम आ रहे हैं। 1350 से आप 1227.5 पे आ गए, बहुत कम रेवेन्यूज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दोनों प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो ठीक नहीं है। तो आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को ठीक करना है। उन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को ठीक करने का बेसिकली वे क्या है, कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए कोई और प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप रिकमेंड करें और उसको टेस्ट करें कि ये वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजी अगर मैं लगाऊं तो फिर क्या होगा। उससे मेरे मतलब आप प्राइस कम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी को कम से कम हिट हो ना। आप मतलब रेवेन्यूज अगर लेट्स से $10-20 कम हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन आपके तो रेवेन्यूज जो हैं वो अभी भी $120 जो हैं वो कम हो रहे हैं, $123 कम हो रहे हैं। इसका मतलब है आपने कोई स्ट्रेटजी अभी, परफेक्ट स्ट्रेटजी अभी आपके पास नहीं आई है। तो आप बेहतर स्ट्रेटजी अगर आप लेना चाह रहे हैं, बेहतर स्ट्रेटजी इसको करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल नहीं है। आपको कोई और स्ट्रेटजी इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिससे आपका प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएं, आपके रेवेन्यूज मैक्सिमाइज हो जाएं। ठीक है, तो ये आपके पास एक और प्रॉब्लम था जिसको हमने टैकल किया। अगर आपके पास जो वेरिएबल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं वो चेंज करेंगे आप, तो आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो कैसे चेंज होगा। आई होप कि अब तक आप कन्विंस हो चुके हैं कि ये सब कुछ आसान है लेकिन बहुत हेल्पफुल है। अगर आप एक लेट्स से 4-5 आइट्रेशन करने की बजाय एक आइट्रेशन से आपका रिजल्ट आ जाता है तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, और आपकी जो एफिशिएंसी है एल्गोरिदम की, जो मेथड की, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप उसमें नई नई चीज़ें डाल के फिर भी आप अपना जो सोल्यूशन है वो उसको ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक और है, एक और चीज़ रह गई है बस जो हमने इसमें डिस्कस करनी है, एडिशन ऑफ अ न्यू एक्टिविटी। ठीक है, ये भी मैंने आपको जब स्टार्ट में हमने बात की थी तो इसके साथ इसको भी डिस्कस किया था हमने कि अब टॉय को जो है ना वो रिकग्नाइज कर रही है कि टॉय ट्रेन्स आर नॉट करेंटली इन प्रोडक्शन। वो मतलब वो आप जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना, अगर रेवेन्यूज, तो ट्रेन्स नहीं बनानी। फिर ट्रेन्स अगर आप बनाएंगे ना तो फिर प्रॉफिट आपका, रेवेन्यूज कम होंगे। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि ये प्रोडक्शन में ही नहीं है, टॉय ट्रेन्स जो हैं ये प्रोडक्शन में नहीं है, तो द कंपनी वांट्स टू रिप्लेस टॉय ट्रेन्स विद अ न्यू प्रोडक्ट। वो नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं जो टॉय ट्रेन्स को रिप्लेस कर ले। वो टॉय क्या, कौन सा है वो? टॉय फायर इंजन है। जो फायर इंजन होते हैं ना फायर ब्रिगेड के पास, तो वो उसका टॉय बनाना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेन। तो और ये असेंबल करनी है एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के ऊपर, नई फैसिलिटी नहीं इसके लिए आप लगानी, हम जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसके ऊपर इसको करना है। और टॉय को ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि रेवेन्यूज पर टॉय फॉर फायर इंजन इज $4। एक जो फायर इंजन आप बनाएंगे उसके जो आपको रेवेन्यूज जनरेट होंगे, जितने में आप उसको सेल करेंगे, वो $4 हैं। और असेंबली लाइन पे पर यूनिट जो है वो 1 मिनट हर ऑपरेशन के ऊपर आपको चाहिए। ठीक है, 1 मिनट आपको चाहिए ऑपरेशन 1 और 2 के लिए, और 2 मिनट चाहिए आपको ऑपरेशन 3 के लिए। अब ये जो आपने चेंज की है ये आपके सोल्यूशन को इम्पैक्ट करेगी? ये हमारा क्वेश्चन है कि ये जो चेंज हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो आपकी फायर इंजन्स उस बना रहे हैं और उनको आप $4 में बेच रहे हैं और उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो ये वाली जो चेंज हमने किया ये ऑप्टिमल सोल्यूशन को इफेक्ट करेगी, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? इसको हमने देखना है। ओके, सो आपने एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। लेट्स से आप कहते हैं कि X7 जो है ना वो न्यू फायर इंजन के प्रोडक्ट के लिए हमने वेरिएबल यूज़ किया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितने फायर इंजन्स बनने चाहिए। ठीक है, इसकी बात करनी है। अब ये जो है आपके पास Y1, Y2, Y3 आर दी ऑप्टिमल डुअल वैल्यूज़। ये आपके पास ऑप्टिमल डुअल वैल्यूज़ हैं। ये कहाँ से आई हैं इसकी अभी हम बात करते हैं। लेकिन अब जब X7 आप बनाएंगे ना तो X7 के लिए आपके पास उसके साथ एक कॉन्स्ट्रेंट भी अटैच होगी ना। जब आप X7 लिखेंगे तो कॉन्स्ट्रेंट क्या होगी उसकी? कॉन्स्ट्रेंट है, ये कॉन्स्ट्रेंट है, क्या होगी? 1 minute on each operation
ऑन ईच ऑपरेशन 1, 2 एंड 2 मिनट्स ऑन ऑपरेशन 3। ये जो आपकी एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसमें ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो x7 वाला वेरिएबल भी आपकी एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट्रेंट्स में आएगा, ठीक है। जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर x7 वाला वेरिएबल भी आएगा। तो अगर मैं आपके प्रॉब्लम को दोबारा से लिखूं तो उसमें अब रेवेन्यूज़ आपके 4 वेरिएबल्स हो गए z वाले फंक्शन में। 4 वेरिएबल्स कौन से हैं आपके? 4 वेरिएबल्स हैं आपके, z है पहला, आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसकी बात हो रही है। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम में आपके पास ये था, ओरिजिनल प्रॉब्लम में आप इसमें 3, 2 और 5 था, ठीक है। 3, 2 और 5 में आप पहले सेल कर रहे थे। 3, 2, 5 और 4x7 आप कर रहे हैं, ठीक है। x7 आप जो ट्रक्स बना रहे हैं उनके लिए आप लिख रहे हैं। तो z आपके पास ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपने ये देखना है कि यहाँ से आप बनाएं, x7 तक हो गया। तो अब आप क्या करें, इसकी कॉन्स्ट्रेंट्स भी लिखें ना, इस प्रॉब्लम की कॉन्स्ट्रेंट्स सारी की सारी लिखेंगे। तो कॉन्स्ट्रेंट्स इसकी क्या आ रही हैं ये आप लिखें। कॉन्स्टेंट्स इसकी आ रही हैं x1 + 2x2 + x3 <= 430। इसमें x7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो x7 फर्स्ट मशीन पे 1 मिनट यूज़ करा, इसमें x7 ऐड हो जाएगा। दूसरी मशीन के ऊपर भी 1 मिनट चाह रहा है, थर्ड मशीन के ऊपर उसको 2 मिनट चाहिए। तो इन तीनों में एक में पहली कॉन्स्टेंट में x7 ऐड होगा, दूसरी में भी x7 ऐड होगा, तीसरी में क्या ऐड होगा? तीसरी में x7 ऐड होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, और फिर भी <= यही नंबर्स रहेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा मशीन्स की कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आप इसको करेंगे ना इसके अंदर, तो इसकी कॉन्स्टेंट्स इसके बाद लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे लिखें और फिर इसका डुअल प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों काम हम कर लेंगे, डुअल प्रॉब्लम भी बनाएंगे, इसकी कॉन्स्टेंट्स भी बनाएंगे, तो फिर इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। असल में मैं ये लिख नहीं रहा, डुअल प्रॉब्लम भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे लेक्चर का टाइम जो है वो ओवर हो गया, तो मुझे इसको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर दूंगा। मैं चाह रहा था कि आज ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो कोई मसला नहीं, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। और थोड़ा सा काम इसमें रह गया और फिर इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक फिर उसके बाद होगा हमारा। आखिरी 3 लेक्चर रह गए हैं बेसिकली, तो 3 लेक्चर्स में हम लास्ट टॉपिक अपना करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको स्टॉप कर देंगे। तो मैं आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ आज हमने क्या किया और फिर इसको हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हम पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपने एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ऑप्टिमाइजेशन उसकी फाइंड कर ली, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर लिया, सिंप्लेक्स मेथड आपने यूज़ किया। तो अब अगर आपने अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम के मॉडल में कोई चेंज करनी है तो वो आपके मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन को कैसे इफेक्ट करेगी। तो उसमें हमने 2-3 सिनारियोज पहले से देखे हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम की कोई कॉन्स्टेंट ऐड हो जाए प्रॉब्लम में, तो उस केस में क्या होगा? अगर तो आपका सोल्यूशन उस कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है तो आपको कोई भी और वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिबल सोल्यूशन वही होगा और वही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अगर आपकी कॉन्स्टेंट जो है उसको आपका ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर आप अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन को, जो आपकी कॉन्स्टेंट है, उसको भी अपने टेबल में इंक्लूड करेंगे और फिर 1 आइट्रेशन आपको मज़ीद परफॉर्म करनी पड़ेगी जो आज मैंने आपको सजेस्ट किए, तो उससे आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। इसके अलावा क्या चेंजेस कर सकते हैं आप? इसके अलावा आप ये चेंजेस कर सकते हैं कि आपके रिसोर्सेज प्रॉब्लम के आपके चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं या रिसोर्सेज आपके डिक्रीज हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा? रिसोर्सेज अगर इंक्रीज होंगे तो बेसिकली आपकी कॉन्स्टेंट्स की राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगी ना। तो राइट हैंड साइड अगर चेंज हो जाएगी तो उसको भी हम ऑप्टिमल एनालिसिस से कर सकते हैं। सिंपल एक आपको मेथड रिकमेंड किया कि आप अगर ये यूज़ करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसकी कैलकुलेशन से ही आप नया ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। पूरा सिंप्लेक्स मेथड दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी में आप थोड़ी सी चेंज करेंगे तो आपके पास नया ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये काफ़ी एफिशिएंट एल्गोरिदम हो जाएगा। अगर हमें दोबारा बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फिर उसमें ऑफ कोर्स इशू हो जाएंगे। अब तीसरा हमारे पास ये था कि अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स चेंज करते हैं, मतलब आपकी लेट्स से आप
रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज कर रहे थे, तो आपने प्राइस चेंज करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की। अगर प्राइस चेंज करेंगे, ज़ाहिर है ये डे टू डे रूटीन होती है ना कि प्राइसेस चेंज होती रहती हैं प्रोडक्ट्स की, तो अगर प्राइस चेंज होगी तो उस केस में आप किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब केसेस जो हैं ये बेसिकली आपको ये रिकमेंड करें कि पूरा आप सिंप्लेक्स मेथड दोबारा परफॉर्म नहीं करें, बल्कि वन आइट्रेशन हर जगह ऐड होगी और उस आइट्रेशन से आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर एक लास्ट जो चीज़ रह गई जो हम आज कर रहे थे लेकिन परफॉर्म कंप्लीट नहीं कर सके, उसमें हमारे पास ये था कि आप एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐड करते हैं। मतलब ये कि आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपका एग्जिस्टिंग मॉडल चल रहा है, लेट्स से कंपनी ऑपरेट कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक नई प्रोडक्शन आपने नई प्रोडक्ट की करनी है। तो आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है वो एग्जिस्टिंग मॉडल के लिए तो परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है, तो आप जो नई प्रोडक्ट है उसको उस मॉडल में कैसे इंक्लूड करेंगे और फिर ऑप्टिमल एनालिसिस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, ये आज थोड़ा सा हमने देखा है, लेकिन इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और आपका ये पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 लेक्चर हैं, तो उसमें एक इंशाल्लाह एप्लीकेशन करेंगे और एक टॉपिक हमारे पास है नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, तो मे बी उसका एक आध मेथड हम करेंगे और फिर इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। होपफुली आज की चीज़ें समझ आई होंगी एंड नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं को टेक अप करेंगे दोबारा। Thank you very much and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.